हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, क्लास 11 की हमारी लास्ट लैब फिजिक्स चल रही है और उस पे 2 चैप्टर्स मैंने आपके सामने अपलोड करके रखे हैं। उसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन पहला चैप्टर था जो हमने कंक्लूड किया, और दूसरा चैप्टर जो था दैट वाज काइनेमैटिक्स कंप्लीट, वो भी हमने कवर अप किया है। आज मैं आपके लिए लाया हूं लास्ट लैब फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, लास्ट लैब फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। क्या है नाम प्यारे बच्चों? इसमें हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन, इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आते हैं अपना चैप्टर जो है लॉज ऑफ मोशन की ओर। ये वाला पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए, इस चैप्टर की पीडीएफ नोट्स, ये हमारी टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे आप क्लिक कर सकते हो, ऐड हो सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आपको सारे पीडीएफ नोट्स यहाँ पे मिलेंगे। ये हमारी व्हाट्सएप चैनल है, स्कैन करके इसमें ऐड हो सकते हो। यहाँ पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी इस बारे में। ठीक है बेटा लोग, तो आज का टॉपिक जो है, आज का चैप्टर जो है लॉज ऑफ मोशन, आते हैं उसकी ओर। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं डायरेक्ट आऊंगा। टॉपिक नंबर 1 जो है वो इनर्शिया और उसके टाइप्स है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज इनर्शिया। ठीक है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। आप सब ने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा, बच्चा लोग ऑलरेडी पढ़ा होगा। ये इनर्शिया जो है ये किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? देखो बेटा, अगर बॉडी होती है, ये होती है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी होती है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये इस बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये बॉडी जो है प्रेफर करती है टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली मैं समझाऊंगा, जो प्रॉपर्टी इसको बोलती है यू आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसी तरह से बेटा बॉडी होती है मोशन में। इस बॉडी में एक प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी इस बॉडी को बोलेगी यू आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, यू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, यही जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी इनहेरेंट होती है बॉडी में। क्या होती है प्यारे बच्चों? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होती है? इस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी जो होती है बच्चों, बॉडी अपोज करती है द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन। बॉडी जो है अपोज करेंगी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट के। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, ये इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ही रहेगी। अगर हम मोशन में लाएंगे, ये इसको अपोज करेगी। ठीक है, बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन है, बॉडी चाहेगी टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर हम इसको रोकना चाहेंगे, ये नहीं रुकने वाली है, ये उस रुकने के चीज को अपोज करेगी, क्योंकि ये मोशन में है, इट विल प्रेफर टू बी इन द मोशन। यही प्रॉपर्टी जो बॉडी में है, उसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया होता क्या है? ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी जो है अपोज करती है इन द चेंज ऑफ रेस्ट और इन द चेंज ऑफ मोशन, या इन द चेंज ऑफ डायरेक्शन को अपोज करती है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया है। नंबर 1 है प्यारे बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? अभी तो मैंने समझाया, अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अ बॉडी in the state of rest, a body in the state of rest, a body in the state of rest जो है, तो ये चाहती है to be in the state of rest. Body in the state of rest tends to be in the state of rest, in the state of rest. किस प्रॉपर्टी की वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से।
ये अपोज करेंगी, चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट को ये अपोज करेगी। अगर हम बॉडी को मोशन में लाना चाहेंगे तो ये बॉडी उस मोशन के चेंज को अपोज करेगी। ये बॉडी रेस्ट में है, ये बोलेगी आई विल स्टे इन द रेस्ट। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरी है बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या है प्यारे बच्चों इनर्शिया ऑफ मोशन? खुद बोलो। अब अगर बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन, बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है प्यारे बच्चों, टेंड्स टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी तरह से प्यारे बच्चों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक प्रॉपर्टी है। बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बॉडी जो है प्रेफर करेगी टू बी इन दैट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे ये उस चेंज करने को अपोज करेगी। सो बॉडी इन डायरेक्शन क्या है? बॉडी in a straight line tends to be in that straight line. ठीक है, डायरेक्शन को ये अपोज करेगी, उसी का नाम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. चलो बच्चों, नेक्स्ट इसी पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो, इनर्शिया ऑफ मोशन हो और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इस पे कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो व्हाई वी बीट कारपेट विद अ स्टिक टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स. अरे ये कारपेट है बच्चा लोग, कारपेट में होते हैं डस्ट पार्टिकल्स. ये डस्ट पार्टिकल रिमूव करने के लिए हम इसको स्टिक से मारते हैं. क्यों? देखो प्यारे बच्चों, क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो है, बिकॉज आप लिखोगे बिकॉज डस्ट पार्टिकल जो है दे आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, ये इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है. दे विल टेंड टू बी in the state of rest. They will tend to be in the state of rest. क्योंकि इनके पास क्या है? इनके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. क्योंकि इनके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. जैसे हमने डस्ट पार्टिकल्स को, जैसे हमने कारपेट को स्टिक से मारा, तो कारपेट जो है प्यारे बच्चों, कारपेट किस में आया? मोशन में आया. कारपेट जो है वो मोशन में आया. लेकिन डस्ट पार्टिकल्स के पास कौन सी प्रॉपर्टी? बट डस्ट पार्टिकल जो है वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट थे, उनके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था. डस्ट पार्टिकल्स चाहेंगे टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. हाँ, डस्ट पार्टिकल जो है वो चाहेंगे टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. सो because of inertia of rest they will fall down. ये डिटैच हुए कारपेट से, ये डिटैच हुए. कारपेट को मोशन आया, डस्ट पार्टिकल रेस्ट के स्टेट में नीचे गिर जाएंगे. ठीक है बच्चों, तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो अच्छा, यहां पे व्हाई अ पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड while a bus मूविंग बस सडनली स्टॉप्स. जब बस चल रही थी, मूविंग बस चल रही थी, उस मूविंग बस ने क्या किया बच्चा लोग? उस मूविंग बस ने अचानक जो है स्टॉप किया. बस चल रही थी, बस आगे बढ़ रही थी. ठीक है, इसमें पैसेंजर जो था वो भी तो इसी के साथ आगे बढ़ रहा था. लेकिन जैसे ही इसने अप्लाई की, क्या? ब्रेक अप्लाई की. ठीक है, ब्रेक अप्लाई की, इसको BRAK आएगा. इसने ब्रेक अप्लाई की, किसने? बस ने. पैसेंजर जो है आगे गिरता है. क्यों? आप लिखोगे बस जो है वो इन द स्टेट ऑफ मोशन है. अगर बस इन द स्टेट ऑफ मोशन, बस के साथ जो पैसेंजर है, पैसेंजर भी इन द स्टेट ऑफ मोशन है. ठीक है, अच्छा, इसके पास कौन सा इनर्शिया है? पैसेंजर के पास कौन सा इनर्शिया है? पैसेंजर के पास इनर्शिया ऑफ मोशन होगा. क्या होगा प्यारे बच्चों? इनर्शिया ऑफ मोशन होगा.
वेरी गुड, इतना क्लियर है। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, अब ये जो पैसेंजर है वो चाहेगा टू बी in the state of motion, to be in the state of motion, ये चाहता है कौन? पैसेंजर। जैसे ही बस ने अप्लाई की, क्या? जब बस ने अप्लाई की ब्रेक अप्लाई करने की वजह से बस जो है प्यारे बच्चों वो स्टॉप हुई, बस स्टॉप हुई। पैसेंजर का लोअर वाला पोर्शन है, पैसेंजर का कौन सा वाला पोर्शन? लोअर वाला पोर्शन। पैसेंजर का लोअर वाला पोर्शन वो किस में आया प्यारे बच्चों? वो रेस्ट पे आया। पैसेंजर का लोअर वाला पोर्शन रेस्ट में आया। लेकिन इसी पैसेंजर का, यहां पे मैं दिखाऊंगा, इसी पैसेंजर का अपर वाला पोर्शन, बॉडी का जो अपर पार्ट है वो किस में है? मोशन में। वो मोशन में है। उसके पास क्या टेंडेंसी है? टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। क्योंकि लोअर पार्ट रेस्ट में आया, ऊपर पार्ट के पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। उसी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से इट विल फॉल। कहां से? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप लिखोगे इट विल फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ अपर पार्ट विच इज हैविंग इनर्शिया ऑफ मोशन। लोअर पार्ट रेस्ट पे आया लेकिन अपर पार्ट के पास मोशन ही है। बहुत आसान है, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। तो अब बोर्ड एग्जाम में थोड़ी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थोड़ी ट्विस्टेड आते हैं, इसलिए मैंने इस पैटर्न पे लाए। चलो बेटा, व्हाई अ पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड व्हेन अ बस, why a passenger falls backward when a bus suddenly starts moving from rest position? इसका रिवर्स केस। अब प्यारे बच्चों ये बस है, क्या है प्यारे बच्चों? ये बस है, ये बस है। बस में पैसेंजर था, बस रुकी हुई थी। बस जब रुकी हुई थी, पैसेंजर जो है प्यारे बच्चों, पैसेंजर जो है, पैसेंजर भी किस स्टेट में था? रेस्ट में। इसमें कौन सा इनर्शिया था प्यारे बच्चों? इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। किस में था इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इस पैसेंजर में। ठीक है। अब बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट इट विल टेंड टू बी in the state of rest, tend to be in the state of rest। ठीक है बच्चा लोग। अब क्या हुआ? जब बस आगे बढ़ेगी, बस आगे बढ़ी, बस आगे चली। अच्छा, पैसेंजर का जो लोअर वाला पार्ट है, लोअर वाली पार्ट को क्या आया? मोशन आया। क्योंकि बस आगे बढ़ी, लोअर वाला पार्ट इसको फ्लोर के साथ था, आगे बढ़ गया, लोअर वाले पार्ट को मोशन आया। लेकिन अपर वाला पार्ट जो है, अपर वाला पार्ट जो है, इसमें स्टिल इनर्शिया है। कौन सा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपर वाला पार्ट बोलता है मैं अपनी ही जगह पे रहूं, नीचे वाला पार्ट आगे बढ़ गया। अपर वाला पार्ट बोलता है मैं अपनी जगह पे रहूं, नीचे वाला पार्ट आगे बढ़ गया। अपर वाला पार्ट फॉल डाउन ऑटोमेटिकली होगा। सो पैसेंजर जो है प्यारे बच्चों, पैसेंजर जो है ये फॉल डाउन होगा। किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है बच्चा लोग, तो ये इसका रीजन था। आप अपनी वर्ड्स में लिख सकते हो अगर बोर्ड एग्जाम में आया। चलो प्यारे बच्चों, अ मैन जंपिंग आउट ऑफ अ मूविंग बस फॉल्स विद हिज हेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब बेटा इतना तो आना चाहिए आपको, इतना तो आना चाहिए। ये बेटा एक मूविंग बस है, एक मूविंग बस है। यहां पे एक इंसान था, इस इंसान ने जंप मारी, लेकिन जैसे ही ये जंप मारता है ये आगे की डायरेक्शन में इस तरह से थोड़ा होता है, थोड़ा गिरा हुआ होता है आगे की डायरेक्शन में। आप मुझे बोलिए रीजन क्या है प्यारे बच्चों? इनिशियली ये बस किस में थी? मोशन में। इंसान भी किस में था? मोशन में। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये इंसान जो है इट विल टेंड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है,
इनर्शिया ऑफ मोशन है इसके पास। अब जैसे ही इसने जंप मारी नीचे गिर गया, अच्छा इसके पैर जमीन पे लग गए, जैसे पैर जमीन पे लग गए वो नीचे वाला पार्ट किस में आया प्यारे बच्चों, नीचे वाला पार्ट किस में आया, नीचे वाला पार्ट जो है वो रेस्ट में आया, नीचे वाला पार्ट रेस्ट में आया। लेकिन बॉडी का ऊपर वाला पार्ट किस में था, ये मोशन में था। इट टेंड्स टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। अपर वाला पार्ट जो है, अपर वाला पार्ट बॉडी का, अपर पार्ट ऑफ बॉडी मोशन में था और चाहता भी है मैं मोशन में रहूं। सो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये फॉल डाउन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये फॉल डाउन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। चलो प्यारे बच्चों, वाई डज अ मैंगो फॉल डाउन व्हेन अ ब्रांच ऑफ ट्री इज शेकन। इतना तो आप पता होना चाहिए। ये बेटा ब्रांच ऑफ ट्री मैंने बनाया, ये ट्री है प्यारे बच्चों, ट्री में एक इस तरह से मैंगो था। ये मैंगो जब हमने ट्री को शेक किया तो मैंगो नीचे गिरता है, क्यों? प्यारे बच्चों आप मुझे बोलिए, मैंगो जो था किस स्टेट में था, रेस्ट में। तो ये चाहेगा टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ये चाहेगा टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, क्योंकि इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे ही हमने ट्री को क्या किया, शेक किया, जैसे ही हमने ट्री को इस तरह से शेक किया, ट्री किस में आया बेटा, मोशन में आया। लेकिन मैंगो के पास कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे इसको शेक होगा, मैंगो बोलेगा मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में था, मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहूं। तो ये इसको मोशन आई, ये रेस्ट पे है, तो ये इसके साथ क्या होगा, डिटैच होगा। क्यों होगा डिटैच? क्योंकि इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है और ट्री के पास मोशन है। इस वजह से ये मैंगो जो है डिटैच होगा, डिटैच होने की वजह से ये फॉल डाउन नीचे होगा। ठीक है, तो इतना भी अब पता होना चाहिए बच्चा लोग। यहां पे हमने पेपर का एक पीस रखा, इस पेपर के पीस के ऊपर इस तरह से एक बुक है। क्या है बच्चा लोग, बुक है। इस पेपर को हमने अचानक से जर्क दी, अचानक जर्क दी, बुक जो है अपनी जगह पे रहती है। रीजन बोलो, बुक के पास, बुक क्या थी, बुक थी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इसके पास कौन सा इनर्शिया होगा, इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। सो बुक चाहेगी टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बुक चाहेगी टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे ही हमने पेपर को सडनली, अचानक से सडनली जर्क दी, पीछे डायरेक्शन में हमने निकाला, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये अपनी ही, मैं लिखूंगा अपनी ही जगह रहेगी बुक। क्यों? क्यों, किस वजह से? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ बुक। ठीक है, तो ये बेटा रीजन थे। आपने देखा इनर्शिया पे कितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं प्यारे बच्चों न्यूटन्स लॉज पे, जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आएगा, सेकंड लॉ आएगा और थर्ड लॉ आएगा। चलो प्यारे बच्चों, व्हाट इज फोर्स? What are absolute and gravitational units of force? In CGS and SI, how these units are, units की बात करनी है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, देखो अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अगर है, वो चाहती है टू बी इन दैट स्टेट। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट में है, बॉडी चाहेगी रेस्ट में ही रहना। अब हम चाहते हैं नहीं, बॉडी को मोशन आए, बॉडी को मोशन आए। मोशन में लाने के लिए हमें इस पे एक फोर्स, हमें पुश या अप्लाई करना पड़ेगा या पुल अप्लाई करना पड़ेगा। ये पुश हुआ या यहां से बॉडी थी, इसको यहां से पुल अप्लाई करो। या तो मैंने पुश अप्लाई किया या तो मैंने पुल अप्लाई किया, जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट में थी, ये मोशन में आएगी या कोशिश करेगी मोशन में आना। नंबर एक चीज, अगर बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन है बच्चा लोग,
बॉडी अब चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। मैं चाहता हूं ये बॉडी जो है वो रुक जाए, ये बॉडी रुक जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आगे जा रही है, या तो आगे से इस तरह से फोर्स लगाना पड़ेगा, इस तरह से फोर्स पुश लगाया मैंने, या पीछे से मैं खींचूंगा इसको इन द फॉर्म ऑफ पुल। सो मैंने पुश या पुल अप्लाई किया, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो या तो रुकेगी या कोशिश करेगी रुकने की। इसी तरह से अगर बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, इस तरह से बॉडी जा रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मैं चाहता हूं इसकी डायरेक्शन चेंज हो, या तो मैं पुश अप्लाई करूंगा ऊपर से, या तो नीचे से खींचूंगा इन द फॉर्म ऑफ पुल। सो तीनों केसेस में मैंने या तो पुश अप्लाई किया या पुल अप्लाई किया। इस पुश और पुल ने क्या किया? बॉडी रेस्ट में थी, मोशन में लाई, बॉडी मोशन में थी, उसको रोका, बॉडी की डायरेक्शन को चेंज किया। इसी पुश और पुल का नाम क्या है? फोर्स। तो फोर्स क्या है प्यारे बच्चों? फोर्स ये एक्सटर्नल एजेंसी है इन द फॉर्म ऑफ, इसी पुश और पुल का नाम हम फोर्स बोलते, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ठीक है? विच चेंज और टेंड्स टू चेंज, या कोशिश करता है और टेंड्स टू चेंज। क्या क्या चेंज कर सकता है? नंबर 1 स्टेट ऑफ रेस्ट, नंबर 2 प्यारे बच्चों या तो मोशन की स्टेट चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन। नंबर 3 बच्चा लोग या तो डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है? या तो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज, या स्टेट ऑफ मोशन चेंज, या डायरेक्शन चेंज। इसी पुश और पुल एक्सटर्नल एजेंसी जो हमने अप्लाई की इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है फोर्स। सो फोर्स क्या है? एक्सटर्नल एजेंसी है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, जो करती है चेंज या कोशिश करती है चेंज, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन या डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है? तो ये फोर्स की डेफिनेशन। व्हाट आर एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स? हालांकि ये आगे डिस्कस करना चाहिए था, चलो मैं यहीं पे डिस्कस करूंगा। फोर्स की फॉर्मूला सबको पता है प्यारे बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सबको पता है, 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। सो नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक है? एब्सोल्यूट यूनिट्स पहले हम डिस्कस करेंगे एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में क्या है फोर्स? आपको प्यारे बच्चों पता है, प्यारे बच्चों पता है, अगर इफ मास होगा 1 kg के बराबर, एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, तो फोर्स का यूनिट जो है उसको हम न्यूटन बोलते हैं, उसी यूनिट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट इन एसआई सिस्टम। फोर्स कितना होगा प्यारे बच्चों? फोर्स होगा मास के बदले 1 और एक्सेलरेशन के बदले 1, आपको आएगा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही फोर्स आपका हम बोलेंगे 1 न्यूटन के बराबर, इसी को हम बोलते हैं एसआई में एब्सोल्यूट यूनिट। सो फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन कब? फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन a force of, जरा क्या, when a force of, force is said, sorry force नहीं, when कब बोलते हैं फोर्स को 1 न्यूटन? कब बोलते हैं? इज सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन बॉडी ऑफ मास, when body of mass 1 kg यूनिट kg को एक्सेलरेशन मिलेगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस टाइम जो फोर्स होगा उसको हम बोलेंगे 1 न्यूटन के बराबर। यूनिट मास 1 kg, उसको एक्सेलरेशन मिलेगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस टाइम जो फोर्स होगा उसको बोलेंगे 1 न्यूटन। और ये कौन सा यूनिट है प्यारे बच्चों? ये एब्सोल्यूट यूनिट है। और CGS में भी एब्सोल्यूट यूनिट जो है उसको डाइन बोलते हैं बच्चा लोग। मास अब होगा 1 ग्राम के बराबर, किसके बराबर? 1 ग्राम के बराबर।
एक्सेलरेशन होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा फोर्स कितना आएगा? मास के बदले 1, एक्सेलरेशन के बदले 1, आपको आएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं फोर्स इक्वल टू 1 डाइन। हाँ, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है, इसी को हम बोलते हैं डाइन। ठीक है, सो फोर्स कब होगा प्यारे बच्चों? 1 डाइन। आप लिखोगे जब मास होगा कितना? 1 ग्राम। मास होगा 1 ग्राम और उसको एक्सेलरेशन मिलेगी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दो की आपस में कुछ रिलेशन है? बिल्कुल है रिलेशन। फोर्स कितना था आपके पास? 1 न्यूटन। और सीजीएस में फोर्स कितना था प्यारे बच्चों? 1 डाइन था। अच्छा, फोर्स था 1, जरा डाइन किसके बराबर था? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा फोर्स कितना आया बच्चा लोग? 1 ग्राम हो गया। कितना हो गया ग्राम? अरे ग्राम कितना हो गया? ग्राम हो गया केजी डिवाइडेड बाई 1000, है ना। अच्छा, सेंटीमीटर कितना हो गया प्यारे बच्चों? मीटर बाई 100 और नीचे आएगा सेकंड स्क्वायर। ये आया प्यारे बच्चों, ये जो है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो आपने निकाल, देखो बेटा फोर्स क्या आपको आएगा। ये हुआ 10 पावर 3, ये हुआ 10 पावर 2, सो 1 बाई 10 पावर 5। ऊपर आया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स था, कितना था? 1 डाइन। तो आपको आया, देखो फोर्स कितना था प्यारे बच्चों? आपने फोर्स कितना लिया था? 1। सो आप बोलेंगे 1 डाइन इक्वल टू 1 बाई 10 पावर 5। अरे केजी मीटर पर सेकंड को जानते हो क्या? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन है ना, इसी को तो न्यूटन बोलते हैं, इसको हम न्यूटन लिखेंगे। तो ये है इनकी रिलेशन। सो रिलेशन क्या आई बच्चा लोग? 1 डाइन जो है वो 10 पावर -5 टाइम्स न्यूटन है, या 1 न्यूटन है वो कितना है? 10 पावर 5 10 पावर 5 डाइन। ये रहा प्यारे बच्चों आपका आंसर। ये हमने डिस्कस किए फोर्स के यूनिट, लेकिन कौन से यूनिट? एब्सोल्यूट यूनिट। अब फोर्स के ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी डिस्कस करने हैं। अरे रे बाबा, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या है? नंबर 1, एसआई सिस्टम की बात करेंगे। फोर्स की फॉर्मूला प्यारे बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मास होगा प्यारे बच्चों 1 केजी के बराबर और एक्सेलरेशन होगी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन होगी क्योंकि ग्रेविटेशनल यूनिट डिस्कस करने हैं, वो हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स जो होगा उसका जो यूनिट होगा उसको हम बोलेंगे एसआई का किलोग्राम फोर्स। तो फोर्स जो है मास के बराबर क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? 1 केजी। हाँ, एक्सेलरेशन के बदले क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फोर्स आएगा प्यारे बच्चों 9.8 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों 1 केजी फोर्स भी बोलते हैं। ये इसका यूनिट है 9.8 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। अच्छा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या न्यूटन है ना? ये तो न्यूटन है, इसका मतलब है फोर्स होगा 1 किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर। सो ये वाला फोर्स जो है इसका जो यूनिट है 9.8 केजी मीटर पर, इसको बोलते हैं 1 केजीएफ। सो हम लिख सकते हैं 1 केजीएफ जो है वो होगा 9.8 न्यूटन के बराबर। ये आया प्यारे बच्चों? आया? तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, फोर्स इज सेड टू बी
1 kg ऑफ फोर्स हम तब बोलेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट्स में जब मास होगा 1 kg एंड इट अंडरगोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g के बराबर होगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों CGS में आप बोलो, CGS यूनिट मास अगर होगा प्यारे बच्चों 1 ग्राम के बराबर और एक्सेलरेशन होगी 9.8 मीटर को कन्वर्ट करो वो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, तो 4 जो होगा प्यारे बच्चों 1 ग्राम फोर्स होगा। तो 1 ग्राम फोर्स किसके बराबर आप डिस्कस करोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का वैल्यू 1 ग्राम, एक्सेलरेशन का वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स आपको आएगा प्यारे बच्चों 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या इसको जानते हो प्यारे बच्चों? अरे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये डाइन है ना, यही तो डाइन है। तो आप बोलोगे फोर्स होगा 1 ग्राम फोर्स वो होता है 980 डाइन के बराबर। तो ये थोड़ा ट्विस्टेड था। सो फोर्स कब होगा 1 ग्राम फोर्स के बराबर, जब मास होगा 1 ग्राम और उसको एक्सेलरेशन मिलेगी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, अच्छा ये जो एब्सोल्यूट यूनिट है, एब्सोल्यूट यूनिट ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ग्रेविटेशनल यूनिट्स में क्या कोई रिलेशन है? आप बोलोगे सर बिल्कुल, ग्रेविटेशनल यूनिट जो है आप देखो, ग्रेविटेशनल यूनिट जो है 1 किलोग्राम फोर्स ये 9.8 टाइम्स न्यूटन है। न्यूटन है ना एब्सोल्यूट यूनिट, किलोग्राम फोर्स है ग्रेविटेशनल यूनिट, न्यूटन है कौन सा यूनिट? एब्सोल्यूट, न्यूटन है एब्सोल्यूट यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ग्रेविटेशनल यूनिट जो है, ये रिलेशन है ग्रेविटेशनल यूनिट जो है बच्चा लोग, ये होगा 9.8 टाइम्स एब्सोल्यूट यूनिट। SI में 9.8 मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम्स, और अगर सेंटीमीटर में होना है तो 9.8 इंटू 2 980 आएगा। SI में ये है, CGS में तो थोड़ा बहुत ट्विस्टेड था, तो इसमें ज्यादा डिस्कशन भी नहीं होता है क्लास में, तो यहां पे मौका आया डिस्कशन करने का। Explain Newton's first law of motion. Why do we call this as the law of inertia? क्यों हम इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया? क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? क्या है बच्चा लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। तो वही तो इनर्शिया ही इनडायरेक्टली इसने डिफाइन किया। अगर बॉडी प्यारे बच्चों रेस्ट में है तो बॉडी जो है इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट। कब तक रेस्ट में रहेगी? अभी तो पढ़ा, जब तक कि हम इस पे फोर्स अप्लाई ना करें, अनलेस एंड अनटिल, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। इसी तरह से बेटा अ बॉडी इन मोशन, अगर बॉडी मोशन में है, ये मोशन में ही रहेगी। कब तक मोशन में रहेगी? जब तक कि हम इस पे फोर्स ना लगाएंगे। रिमेन्स इन मोशन, रिमेन्स इन मोशन, हाँ, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना। सो एक्सटर्नल फोर्स ही चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ डायरेक्शन। अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। कब तक? जब तक कि हम फोर्स अप्लाई न करें। सो इनडायरेक्टली, तो ये है स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ की। इस लॉ को हम क्यों बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया? क्योंकि इनडायरेक्टली दिस लॉ डिफाइन्स, ये लॉ तो डिफाइन करता है इनडायरेक्टली इनर्शिया ही।
इसने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात की, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, वही तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, वही तो इनर्शिया ऑफ मोशन है। अ बॉडी इन अ डायरेक्शन रिमेन्स इन अ डायरेक्शन, इसने इनडायरेक्टली डिफाइन किया क्या, इनर्शिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। तो आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में लिख सकते हो, दिस लॉ, फर्स्ट लॉ इनडायरेक्टली डिफाइंस इनर्शिया, दैट इज व्हाई दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसीलिए इसको बोला जाता है। ठीक है बेटा, चलो आगे। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हाउ डज इट हेल्प टू मेजर फोर्स, शो दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। चलो प्यारे बच्चों, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट सबको पता है, क्या है प्यारे बच्चों स्टेटमेंट, एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन अ बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स जो है प्यारे बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, सबने पढ़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है बच्चा लोग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जो है और ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ, इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज होगा जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, उसी डायरेक्शन में चेंज होगा। सो आप लिख सकते हो इसको, आप लिख सकते हो इसको, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, यह है न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। पहले आप स्टेटमेंट अच्छे से लिखोगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज होगा जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन उठाएंगे वहां से कांस्टेंट आएगा, फोर्स आपको आएगा K इंटू डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। अगर वेक्टर साइन भी दिखाओगे अच्छी बात है, कांस्टेंट का वैल्यू 1 के बराबर, जरा फोर्स किसके बराबर आएगा बच्चों, d बाई डी टी ऑफ P, यही आया। अच्छा ये आया, अब P किसके बराबर है, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी के बराबर, ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो फोर्स आपको आएगा d बाई डी टी ऑफ P किसके बराबर, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, अगर यहां पे इफ मास इज कांस्टेंट, ठीक है, ये कंडीशन है, ये जो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आप याद रखते हो, ये कंडीशनल है। जब मास कांस्टेंट होगा तो फोर्स आपको आएगा प्यारे बच्चों, m बाहर आएगा, d बाई डी टी ऑफ v। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये रहा प्यारे बच्चों एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। ठीक है, तो हाउ डज इट हेल्प टू मेजर फोर्स, फोर्स की एक्सप्रेशन निकली। शो दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ, हमें दिखाना है न्यूटन सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ जो है यही है रियल लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ को इसलिए बोलते हैं रियल लॉ बिकॉज फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ, जो तीसरा लॉ भी है, बोथ आर कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में ये दोनों लॉ प्रेजेंट है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी सेकेंड में प्रेजेंट है, न्यूटन का थर्ड लॉ भी सेकेंड में प्रेजेंट है, इसीलिए सेकेंड को ही हम बोलते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन। इतना ठीक है। अब दिखाना है हमें कैसे, चलो हम दिखाएंगे पहले फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। चलो फर्स्ट लॉ को हम सेकेंड लॉ से कैसे निकालेंगे। सेकेंड लॉ से आप मुझे बोलो, सेकेंड लॉ से व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, फोर्स आपको आएगा प्यारे बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, है ना।
तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा बच्चा लोग? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ये आई एक्सेलरेशन, बिल्कुल आप लोग सर, बिल्कुल ये है एक्सेलरेशन। अब इसी एक्सप्रेशन पे आप नजर रखो, अगर इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, बॉडी पे कोई फोर्स नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? बॉडी पे फोर्स जो है जीरो। जरा फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है अगर बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन है, इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। यही तो है कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। इसका मतलब है अगर हम फोर्स अप्लाई न करेंगे, अनलेस एंड अनटिल एक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स, जब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट जो होगी वो मोशन में आएगी। अगर फोर्स लगाएंगे तो अगर मोशन में होगी तो रेस्ट में आएगी। इसका मतलब यही हुआ अगर हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, अगर हमने फोर्स अप्लाई, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, अगर हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया। तो अगर नो फोर्स F इक्वल टू जीरो, जरा एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको आएगा जीरो के बराबर। इसका मतलब एक्सेलरेशन कब जीरो होगी? एक्सेलरेशन दो सिचुएशंस में जीरो होगी, अगर बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हो या इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन हो। अरे इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, इट मीन्स इफ नो external force is applied, if no external force is applied, इसका मतलब है अगर हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, a body at rest remains at rest, इसीलिए तो एक्सेलरेशन जीरो है, remains at rest, ठीक है, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन जीरो है ऊपर। अच्छा, अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, इसका मतलब है अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन remains in uniform motion, remains in uniform motion, है ना, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो के बराबर। अरे ये कौन सा ला? बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर फोर्स अप्लाई न किया जाए, यही तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो यही है। सो फर्स्ट लॉ हमें कहां से मिला? इस वाली एक्सप्रेशन से। ये एक्सप्रेशन आपने कहां से लाई? न्यूटन सेकंड लॉ से। सो फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। चलो प्यारे बच्चों, अब उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ है ना, थर्ड लॉ वो भी कंटेन्ड है किसमें? सेकंड लॉ में वो कंटेन्ड है। क्या है न्यूटन थर्ड लॉ? एक्शन और रिएक्शन जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर यहां पे एक बॉडी है बच्चा लोग, बॉडी नंबर ए, दूसरी बॉडी है बॉडी नंबर बी, ए ने बी पे फोर्स लगाया, चलो नाम रखो, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पे एफ ए बी होगा, एफ बी ए होगा, कोई मसला नहीं है, सीधे समझो ए ने बी पे फोर्स लगाया, चलो सीधे आप नाम रखो एफ ए बी, यानी ए ने बी पे फोर्स लगाया। मैक्सिमम बुक्स पे बी ए होगा, उससे आपको अक्सर कंफ्यूजन होता है, सो मैंने इसीलिए थोड़ी टर्म चेंज की। और बी ने वापस इस पे फोर्स लगाया, एफ बी ए। व्हाट इज एफ बी ए? बी ने ए पे फोर्स लगाया। सो न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है एफ ए बी जो है बच्चा लोग वो एफ बी ए के बराबर और माइनस साइन होगी। यही तो है न्यूटन थर्ड लॉ, ये हमें प्रूव करना है न्यूटन सेकंड लॉ से। चलो प्यारे बच्चों, अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही तो फोर्स की बेसिक डेफिनेशन है। ये कहां से निकली? न्यूटन सेकंड लॉ से। चलो बेट, अब बॉडी ए की बात करो, बॉडी ए की बात करो, बॉडी ए पे ये आपने ए बॉडी बनाई, ये ए बॉडी है, ए बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, इस तरह से ए बॉडी पे फोर्स है, एफ बी ए है फोर्स ऑन बॉडी बी, है ना। चलो बेटा, इसका मोमेंटम हम मानेंगे P1 के बराबर, ठीक है। फोर्स की एक्सप्रेशन एज पर न्यूटन सेकंड लॉ आपको आएगा, फोर्स जो है एफ बी ए वो आपको आएगा डी बाई डी टी ऑफ P1,
ठीक है, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये तो सिंपल है। इसी तरह से बॉडी नंबर बी ले लो। बॉडी नंबर बी पे यहां से फोर्स आया एफ ए बी, आया ना, इसका मोमेंटम रखो P2। सो एफ ए बी जो है बच्चा लोग वो आपको आएगा d/dt ऑफ P2 के बराबर आया। सो वी हैव गॉट एफ ए बी, वी हैव गॉट एफ बी ए। चलो अब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, इन दो इक्वेशंस को आप ऐड करो जरा, क्या आएगा बच्चा लोग, एफ बी ए प्लस एफ ए बी, ठीक है, आपको आएगा d/dt ऑफ जरा किसके बराबर, P1 प्लस d/dt ऑफ P2, यही है ना, यही तो है, ठीक है, P1 और P2। जरा एफ बी ए जो है इसको हम प्लस करेंगे एफ ए बी, दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, d/dt आएगा, क्योंकि ये एडिशन रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। P1 प्लस P2, अरे P1 प्लस P2 क्या है बच्चा लोग, P1 प्लस P2 जो है ये मोमेंटम है सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम में दो पार्टिकल्स है, दो बॉडीज है, ए बॉडी और बी बॉडी। ए का मोमेंटम P1, बी का मोमेंटम P2, सो दोनों का मोमेंटम ऐड करके मोमेंटम ऑफ सिस्टम बन जाएगा। सो एफ बी ए प्लस एफ ए बी आपको आएगा d/dt ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम, है ना। अच्छा, अरे d/dt ऑफ मोमेंटम ये तो फोर्स होता है, ये एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम होगा। सो एफ बी ए प्लस एफ ए बी, है ना, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ही तो फोर्स है, लेकिन ये फोर्स है सिस्टम पे। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, डायग्राम भी देखोगे, डायग्राम में हमने कहीं पे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। आइसोलेटेड सिस्टम है, एक ने दूसरे पे फोर्स, दूसरे ने तीसरे पे, लेकिन पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम में लिखूंगा यहां पे, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, जिस सिस्टम पे हमने एक्सटर्नल फोर्स न लगाया, फोर्स ऑन सिस्टम बोलो बच्चों किसके बराबर है, 0 के बराबर। सो आपको आएगा एफ ए बी प्लस एफ बी ए किसके बराबर, 0। इसको ट्रांसफर यहां करो, सो आपको आएगा, क्या आएगा प्यारे बच्चों, एफ ए बी जो है वो माइनस एफ बी ए के बराबर है। तो ये रहा आपका आंसर। ये कौन सा लॉ है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। कहां से आपने लगाया, यहां से आपने लिया न्यूटन्स सेकंड लॉ से। सो थर्ड लॉ भी किसी में प्रेजेंट है, सेकंड लॉ में। तो सेकंड लॉ को ही हम बोलते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन। चलो बेटा, स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, और इसी के साथ है एक्शन एंड रिएक्शन अगर इक्वल है और अपोजिट है तो वो कैंसिल क्यों नहीं होते हैं, ये भी रीजनिंग बेस्ड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड लॉ की स्टेटमेंट मुझे लगता है बच्चे बच्चे को याद है। हाँ, इन एन इंटरेक्शन जब होगा बिटवीन टू बॉडीज का, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगाएगी उसको हम बोलेंगे एक्शन, ठीक है। दूसरी बॉडी जो पहली बॉडी पे वापस फोर्स लगाएगी दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हम बोलेंगे। F12 जो है वो F21 के बराबर और अपोजिट है। टू एवरी एक्शन, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन इसमें एक चीज है, ये दो एक्शन और रिएक्शन आपस में कैंसल क्यों नहीं होते हैं। अरे 1 ने 2 पे फोर्स लगाया, 2 ने 1 पे फोर्स लगाया, अरे एक्शन तो एक बॉडी पे है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे है। इसका मतलब यह हुआ एक्शन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक ही बॉडी पे नहीं होते। कैंसल कब होता, अगर एक ही बॉडी होती, एक साइड से फोर्स दूसरे साइड से फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, आपस में कैंसल होते, नेट फोर्स 0 निकलता। लेकिन ऐसा तो यहां पे होगा नहीं, क्योंकि एक्शन एक बॉडी पे, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे। सो आप बोलोगे एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज।
so they cannot cancel each other. कैंसल कब होता है बच्चा लोग? कैंसल तब होगा अगर ये एक ही बॉडी पे होगा. सो दे कैनॉट कैंसल ईच अदर. चलो बेटा, यहां पे एक एक मार्कस का एक एक लाइन का. हाउ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हेल्प अस इन वॉकिंग. न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से कैसे हेल्प मिलती है वॉकिंग में? जब इंसान चलता है वो ग्राउंड को बेटा पुश करता है. पैरों से आप ग्राउंड को पुश करते हो. किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में. किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में. आप मानो ये एक्शन है. और ग्राउंड जो है प्यारे बच्चों वो पर्सन पे रिएक्शन देगा. क्या देगा? रिएक्शन. लेकिन किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. इसी फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन की वजह से पर्सन जो है वो चलता है. ठीक है, रिएक्शन मिली पर्सन को इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. एक मार्क का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हेन अ मैन जंप्स आउट ऑफ बोर्ड द बोट इज पुश्ड अवे. व्हाई? जब मैन जंप करता है बोर्ड से तो वो बोर्ड क्यों पीछे की डायरेक्शन में? आपको पता है बेटा. ठीक है, When a man jumps out of board, जब मैन बोर्ड से जंप करता है, ठीक है, तो बोर्ड जो है प्यारे बच्चों उस पे एक्शन मिलती है बैकवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये पीछे चला जाता है. और बोर्ड जो है वो इंसान पे रिएक्शन देता है किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इंसान जो है वो आगे चलता है बोर्ड से उतरने के टाइम. सो एक्शन मिली बोर्ड पे बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन मिली इंसान पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में. चलो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है इंपल्स और मोमेंटम. चलो बेटा, आपको ये टर्म डिफाइन करनी है इंपल्स, और आपको दिखाना है कि इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. इंपल्स आपको पता है. इंपल्स क्या है प्यारे बच्चों? जो मेजर करता है. क्या मेजर करता है? लार्ज फोर्स. जो लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल. लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, इसको हम मेजर ऑफ इंपल्स बोलते हैं. जैसे आपने हैमर उठाया, हैमर से आपने अचानक से इस पे जो नेल है नेल के ऊपर मारा. फोर्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन टाइम ऑफ इंपैक्ट जो है वो कम है. उसके मेजर को हम बोलेंगे इंपल्स. और इंपल्स जो है बेटा मैथमेटिकली इंपल्स जो है वो किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग एंड टाइम इंटरवल. जिस टाइम इंटरवल में ये फोर्स एक्ट हुआ. ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर आपने एवरेज इंपल्स की बात करेंगे, फोर्स है एफ जो एक बॉडी पे एक्ट होता है एवरेज फोर्स, और उसका जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी. अगर आपको प्यारे बच्चों इंपल्स निकालना है, जैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा वो होगा प्यारे बच्चों फोर्स इनटू डेल्टा टी के बराबर. यह है प्यारे बच्चों इंपल्स की फॉर्मूला. ठीक है, अब अगर फोर्स जो है ये एवरेज फोर्स है जो कि मैंने कांस्टेंट फोर्स माना क्योंकि एवरेज फोर्स है. अब अगर फोर्स क्या हुआ प्यारे बच्चों? वेरिएबल फोर्स अगर हुआ तो इंपल्स जो है वो भी चेंजिंग होगा. तो हम स्मॉल इंपल्स जो है डीजे लिखेंगे क्योंकि फोर्स वेरिंग है. क्या है? फोर्स. हम लिखेंगे एफ वेरिंग फोर्स इनटू dt. और ये हमें टोटल इंपल्स नहीं मिला क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है जिसकी वजह से इंपल्स चेंज हुआ, हमें स्मॉल इंपल्स मिला. और टोटल इंपल्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनटू dt. ठीक है, सो इंपल्स की मुझे दो फॉर्मूलाज मिली. अगर एवरेज फोर्स होगा कांस्टेंट फोर्स होगा ये, अगर वेरिंग होगा तो ये. इतना क्लियर हुआ बच्चा लोग? तो ये था इंपल्स.
तो हमें डिराइव करनी है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। कौन सी थ्योरम डिराइव करनी है प्यारे बच्चों? इंपल्स। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जो है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जो है प्यारे बच्चों, ये थ्योरम क्या स्टेट करती है? ये थ्योरम हमें बोलती है इंपल्स जो है is equal to, impulse is equal to change in momentum, impulse is equal to change in momentum, change in momentum जो होगा प्यारे बच्चों वो impulse होगा। ठीक है, impulse is equal to change in momentum। अगर J होगा प्यारे बच्चों ये impulse हुआ। ठीक है, ये इंपल्स हुआ और इनिशियल मोमेंटम P1 है, फाइनल मोमेंटम P2 है। तो इंपल्स किसके बराबर? ये थ्योरम स्टेट करती है इंपल्स J जो है वो होगा चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1। ठीक है, या J जो होगा प्यारे बच्चों mv2 माइनस mv1। ठीक है बच्चा लोग, सो J आपको आएगा m, फिर ब्रैकेट में v2 माइनस v1 के बराबर। ये है प्यारे बच्चों इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जो हमने स्टेट की, लेकिन आपको ये प्रूव भी करनी है। फ्रॉम कहां से प्रूव करेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ से। चलो बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है फोर्स जो है वो है dp डिवाइडेड बाई dt के बराबर। सो क्रॉस करके dp जो है प्यारे बच्चों F इंटू डी टी के बराबर आएगा। आया? अच्छा, dp को p बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dp आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी टी। ठीक है, dp की p1 से लेकर p2, तो यहां से t1 से लेकर t2। सो dp की इंटीग्रेशन बच्चा लोग pi, कहां से कहां? नीचे p1 ऊपर p2 है ना। और राइट साइड से अगर हम फोर्स को कांस्टेंट मानेंगे, फोर्स बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा फ्रॉम t1 टू t2। चलो प्यारे बच्चों, जरा क्या आएगा? ये आएगा P2 माइनस P1, चेंज इन मोमेंटम। F तो बाहर आया बच्चा लोग, T2 माइनस T1। अरे T2 माइनस T1 ही तो टाइम इंटरवल है ना, तो आप लिखोगे P2 माइनस P1 किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों? फोर्स इंटू डेल्टा टी। अरे इसको जानते हो, अरे F इंटू डेल्टा टी ही तो इंपल्स है। आप बोलोगे सर P2 माइनस P1 किसके बराबर? इंपल्स J के बराबर। सो J इक्वल टू P2 माइनस P1, इसी को हम बोलते हैं इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, इसी को हम बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। चलो बच्चा लोग, अब इसमें कुछ एप्लीकेशंस है, चाहे ये एप्लीकेशंस हमें न्यूटन सेकंड लॉ से भी मिलेगी, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से भी मिलेगी। क्रिकेट प्लेयर जो है लोअर करता है, अपने हैंड्स को लो करता है क्रिकेटिंग के टाइम, कैच पकड़ने के टाइम। आपने अभी पढ़ा जे होगा प्यारे बच्चों चेंज इन मोमेंटम, है ना। चेंज इन मोमेंटम हुआ डेल्टा पी, है ना। अच्छा, जे किसके बराबर प्यारे बच्चों? फोर्स इंटू डेल्टा टी आपको आया, डेल्टा पी के बराबर, है ना। अच्छा, आप बोलिए फोर्स किसके बराबर प्यारे बच्चों? डेल्टा पी। ये कोई नया नहीं है, तो खामखा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ भी है। तो यहां पे वहां पे टाइम की बात करते हैं, यहां पे टाइम ऑफ इंपैक्ट की बात करते हैं, इसलिए मैंने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से लिया। कोई बात नहीं, कोई न्यूटन सेकंड लॉ से बोलेगा, ये भी ठीक है। सो फोर्स और टाइम की एक रिलेशन है। फोर्स जो है प्यारे बच्चों दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी टाइम ऑफ इंपैक्ट। चलो प्यारे बच्चों, व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स, अच्छा कैच पकड़ने के टाइम हैंड अपने लो क्यों किए जाते हैं? हैंड जो है प्यारे बच्चों ये लो किए जाते हैं कैच पकड़ने के टाइम, ताकि टाइम ऑफ इंपैक्ट जो है वो बढ़ जाए। अगर टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ गया, ऑब्वियसली फोर्स जो है हाथों पे कम लगेगा। सो टू डिक्रीज impact force, to decrease impact force on hands, delta T is increased by lowering of hands,
बाय लोअरिंग ऑफ हैंड्स। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है बेटा। चलो बेटा, इट इज मोर डिफिकल्ट टू कैच अ क्रिकेट बॉल देन टू कैच अ टेनिस बॉल। क्रिकेट बॉल जो है, लेदर बॉल जिसको बोलते हैं, वो कैच करना बहुत मुश्किल है। टेनिस बॉल जो है वो कैच करना इजी है। दोनों की वेलोसिटी ऑल्दो सेम होती है, ऑल्दो दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, लेकिन फिर भी वेलोसिटी सेम होने के बावजूद क्रिकेट बॉल कैच करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका मास जो है वो ज्यादा है। मास ज्यादा होने की, लेदर बॉल की मैं बात करूंगा, लेदर बॉल जो क्रिकेट बॉल है, लेदर बॉल का मास ज्यादा होने की वजह से इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। अच्छा, मोमेंटम ज्यादा, अगर मोमेंटम ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली चेंज इन मोमेंटम इसी का ज्यादा होगा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ cricket ball is greater than tennis ball। अरे जिसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा, अरे चेंज इन मोमेंटम ही तो इंपल्स है। इसका मतलब है इसका इंपल्स ऑफ लेदर बॉल ज्यादा है इंपल्स ऑफ टेनिस बॉल से। सो जिसका इंपल्स ज्यादा वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। सो ये ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी क्रिकेट बॉल, और टेनिस बॉल जो है कम फोर्स अप्लाई करेगी। बहुत आसान है, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है। स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एन लीनियर मोमेंटम, और इसको इलस्ट्रेट करो किसी एग्जांपल से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है प्यारे बच्चों? अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम अगर है, कौन सा सिस्टम है बच्चों? आइसोलेटेड सिस्टम। जिस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम जीरो के बराबर है, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम का जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम का जो मोमेंटम है, सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कॉन्जर्व मतलब यहां पे जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम, लेकिन किसका? बॉडीज का नहीं, सिस्टम का। और वो भी कब? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो के बराबर। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे आसान तरीका जो है वो हम यहां पे करेंगे। चलो प्यारे बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स किसके बराबर है प्यारे बच्चों? d/dt ऑफ p। ये न्यूटन सेकंड लॉ है। अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, अगर फोर्स ऑन वन बॉडी होगा, मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, फोर्स ऑफ सेकंड बॉडी, मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, फोर्स ऑन सिस्टम, ये मोमेंटम ऑफ सिस्टम होगा। ये तो कुछ भी नहीं है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अच्छा प्यारे बच्चों, इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम, सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं है, सो सिस्टम पे जो फोर्स है जीरो के बराबर, आपको आएगा d/dt ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो के बराबर। अच्छा, किस चीज की डिफरेंशिएशन जीरो होती है? जो चीज कांस्टेंट हो उसकी डिफरेंशिएशन जीरो। इसका मतलब है मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए इसकी डिफरेंशिएशन जीरो आई। मोमेंटम कब कांस्टेंट होगा? जब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, तो मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका एक और प्रूफ है, जो प्रूफ हम करते हैं किससे? न्यूटन थर्ड लॉ से। थॉरोली में दिखाऊंगा, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, क्योंकि ये कभी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करो न्यूटन थर्ड लॉ से। ये प्यारे बच्चों इनिशियल है m1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, बॉडी नंबर 2 m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2, और ये दो आपस में कोलाइड हुए। कोलिजन के बाद m1 जो है उसकी वेलोसिटी v1, m2 जो है उसकी वेलोसिटी v2। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलता है जो इनिशियल मोमेंटम वही फाइनल मोमेंटम, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 जरा किसके बराबर बच्चा लोग? m1 v1 प्लस m2 v2। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये मुझे प्रूव करना है, लेकिन कहां से प्यारे बच्चों? न्यूटन सेकंड लॉ से। चलो बच्चों
देखो न्यूटन थर्ड लॉ से बॉडी नंबर 1 आप ले लो, बॉडी नंबर 1, जरा इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1u1, इसका फाइनल मोमेंटम कितना है, m1v1, जरा इसका चेंज इन मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम, अरे मोमेंटम कितना चेंज हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो चेंज हुआ, m1v1 माइनस m1u1, ये रहा इसका चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी नंबर 1। चलो बच्चा लोग, इसी तरह से बॉडी नंबर 2 आप निकालो, बॉडी नंबर 2, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना प्यारे बच्चों, बॉडी नंबर 2 का m2u2 है ना इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम किसके बराबर बच्चा लोग, m2v2, जरा इसका चेंज किसके बराबर होगा, इसका चेंज किसके बराबर होगा, m2v2 माइनस m1v1, तो ये रहा आपका चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब नजर रखो प्यारे बच्चों, हमने चेंज ऑफ फर्स्ट, चेंज ऑफ सेकंड, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जरा न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है प्यारे बच्चों, जितना फोर्स ए ने बी पे लगाया उतना ही फोर्स बी ने ए पे लगाया, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। ठीक है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। क्या हम दोनों को टाइम ऑफ इंपैक्ट तो सेम होगा, चाहे ये इसके साथ टकराए या इसके साथ टकराए, दोनों का टाइम सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, एफ ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टी, माइनस एफ बी ए को, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टी। अरे फोर्स इंटू टाइम हुआ ना इंपल्स, अरे ये तो इंपल्स है एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, वो है माइनस इंपल्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। अरे इंपल्स ही होता है ना चेंज इन मोमेंटम, अरे ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉडी ऑफ ए, चेंज इन इंपल्स है, चेंज इन मोमेंटम है ना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, जरा ये किसके बराबर, माइनस जरा क्या, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी बॉडी है ना। अच्छा, अरे ए का मोमेंटम कितना चेंज हुआ बच्चा लोग, m1 कितना है, ए का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, m1v1 माइनस m1u, और ये माइनस है, m1v1 माइनस m1u1 है ना, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, बोलो प्यारे बच्चों, m2v2 माइनस ये क्या है, m2u2 है ना, चेंज तो m2u2 है, m2v2 m2u2, हाँ m2u2 है इस तरह से, m2u2। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ है। चलो आप एक्सपेंड करो प्यारे बच्चों, m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू माइनस m2v2 प्लस m2u2। ठीक है, इसको यहां पे ट्रांसफर करो, इसको यहां पे ट्रांसफर करो, आपको आएगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। ठीक है बच्चा लोग, अरे ये क्या है, ये तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम है, ये फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लेकिन यहां हमने प्रूव किया फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा, रॉकेट जो है, अच्छा, यहां पे आप बोलिए, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी आप अगर आप लिखोगे जल्दी जल्दी एग्जाम्पल्स कुछ याद रखोगे। ये बॉम्ब था प्यारे बच्चों, बॉम्ब था इनिशियली इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, सो इसका मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। जब ये एक्सप्लोड हुआ बहुत सारे पार्ट्स में, एक पार्ट यहां की ओर जाएगा, दूसरा पार्ट यहां की ओर, तीसरा पार्ट यहां की ओर, और इन सब पार्ट्स का जब हमने वेक्टर सम करेंगे मोमेंटम का, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, वो भी 0 के बराबर आएगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम भी 0 के बराबर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहां पे जो अक्सर पूछी जाती है, रिकॉइल ऑफ गन का रिकॉइल होना। चलो ये हम यहां पे गन बनाएंगे,
और इसमें एक बुलेट है, और दोनों जो है वो इनिशियली इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम 0 के बराबर। अब क्या हुआ, बुलेट जो है, बुलेट आगे निकलेगा, MBVB, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जिसकी वजह से गन जो है वो रिकॉइल होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। मास ऑफ गन हम रखेंगे mg के बराबर, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल हम vg के बराबर रखेंगे। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम? अगर अभी आपको पता नहीं है किस डायरेक्शन में ये रिकॉइल होगा, फिलहाल आप फिर साइन कन्वेंशन यूज करो ही मत। अगर पता है फिर पहले ही माइनस यूज करो। सो बेटर है आप साइन कन्वेंशन यूज करो ही मत, इसको ऑटोमेटिकली माइनस निकलेगा। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आप बोलोगे MBVB प्लस MGVG, हालांकि यहां पे माइनस होना चाहिए क्योंकि आप बोलोगे सर हमें पता ही नहीं है रिकॉइल किस डायरेक्शन में होगा, मैंने फिलहाल प्लस लिया। फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, यह है इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम। सो आपको आएगा बच्चा लोग MBVB प्लस MGVG, किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। इसको ट्रांसफर यहां करो, सो MGVG आपको आएगा माइनस MBVB के बराबर। इसको यहां पे डिनोमिनेटर में लाओ, वेलोसिटी ऑफ गन आया ऑटोमेटिकली माइनस MBVB डिवाइडेड बाय mg आया। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि ये गन जो है रिकॉइल होता है अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस साइन ने खुद इंडिकेट किया। चलो, और रॉकेट जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एक मार्क्स का क्वेश्चन, एक लाइन, इट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ये वर्क करता है, ठीक है। अब बॉम्ब एक्सप्लोड्स, बॉम्ब जो है रेस्ट पे था मीडियर में, अचानक से ये एक्सप्लोड हुआ। अच्छा, व्हाट इज इट्स इनिशियल मोमेंटम, 0 के बराबर। तो दो इक्वल फ्रेगमेंट्स में ये दो हिस्से हुए, इसको व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन इनकी होगी, इनकी मोशन अपोजिट होगी। क्यों, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम किसके बराबर, 0 के बराबर। फाइनल भी किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। वो तब पॉसिबल है जब इसका भी मोमेंटम p, इसका भी मोमेंटम p इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो फाइनल मोमेंटम ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। सो इन दो के मोमेंटा इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में ये जाने चाहिए। तो यहां पे हेवी गन जो है, जब बुलेट निकलता है गन से, गन रिकॉइल होता है बैकवर्ड में, लेकिन गन की रिकॉइल वेलोसिटी कम होती है। क्यों, अभी आपने निकाली मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, अभी आपने निकाला माइनस MBVB, यही तो था वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। जरा प्यारे बच्चों किसके बराबर आएगा, माइनस MBVB, और नीचे आया प्यारे बच्चों mg के बराबर। यह है वेलोसिटी ऑफ गन, ये है मास ऑफ गन। बुलेट का मास कम, बुलेट का मास कम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट तो ज्यादा है, वो छोड़ो, इसकी बात करेंगे मास ऑफ गन। गन का मास ज्यादा होता है जिसकी वजह से गन की वेलोसिटी कम होगी। आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ गन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गन। मास ऑफ गन जो है वो बहुत ही लार्ज होता है जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन वो बहुत ही कम होगी। ठीक है बच्चा लोग, चलो बच्चों अब फ्रिक्शन पे बात करेंगे। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का टाइप नंबर 1 है स्टैटिक फ्रिक्शन, सबको पता होगी। यहां पे एक बॉडी है, हमने बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, अक्सर करते हैं, घर में भी फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन बॉडी चलती नहीं है, लेकिन बॉडी कोशिश करती है चलने की लेकिन चल नहीं पाती है। इसका मतलब है एक यहां से अपोजिंग फोर्स डेवलप हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। जितना अगर हमारा फोर्स 10 न्यूटन होगा वो फोर्स भी 10 न्यूटन होगा। 10 ने 10 को बैलेंस किया तो बॉडी चलेगी नहीं। ये वाला फ्रिक्शन जो आया जब बॉडी रेस्ट में है, इस वाली फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, जितना मैंने फोर्स अप्लाई किया उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है, व्हेन body is at rest but tends to move over another, but tends
टू मूव, कोशिश करती है चलने की, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उस वजह से जो फ्रिक्शन आता है उसका नाम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फॉर्मूला है? नहीं नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सिंपली होता है अप्लाइड फोर्स के बराबर। ठीक है, तो ये इसको माइनस साइन आएगी, जितना फोर्स मैंने अप्लाई किया उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा फ्रिक्शन होता है प्यारे बच्चों, आप देखो यहां पे एक बॉडी है, मैं आपको बोलूंगा प्यारे बच्चों बॉडी रेस्ट में रहेगी, लेकिन इसका कोई लिमिट होगा जिस लिमिट तक ये रेस्ट में रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा इस बॉडी के लिए 50 न्यूटन जो है वहां तक बॉडी रेस्ट में रहेगी। आपने 10 न्यूटन लगाया, वहां से भी 10 न्यूटन होगा, बैलेंस हुआ। आपने 35 न्यूटन लगाया, वहां से भी 35 न्यूटन बैलेंस। आपने 50 लगाया, अब जब आपने 50 लगाया, बॉडी तो अभी रेस्ट में ही है, लेकिन बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट मोशन, अबाउट टू स्टार्ट मोशन। ठीक है, जब बॉडी अबाउट टू स्टार्ट है, जो फोर्स आपने अप्लाई किया उस टाइम जो फ्रिक्शन आता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन कब आता है बेटा? व्हेन applied force is increased, applied force मैंने बढ़ाया, applied force is increased and body is about to start, उस टाइम जो फ्रिक्शन आता है उसी फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है बच्चा लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे वहां से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। तो ये है। और जब हमने अब फोर्स उससे भी ज्यादा इंक्रीज किया, अब बॉडी सीधे मोशन में आएगी, उस टाइम जो फ्रिक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है? व्हेन बॉडी एक्चुअली स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है एफ के, ये होता है बराबर म्यू के इंटू आर। बेसिक डेफिनेशन आपको लिखनी है एक मार्क्स की। और उसके बाद आपको स्टेट करने हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बोलता है बेटा? एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उस वैल्यू के नीचे अगर आपने फोर्स अप्लाई किया बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। उस फोर्स के ज्यादा अगर आपने फोर्स किया बॉडी विल कम इन मोशन। उस फोर्स का नाम क्या है बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट इसने बोला, जो आप पहला पॉइंट लिखोगे। ठीक है, और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। तो म्यू एस आपको आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। ये आपको आया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, कौन सा फ्रिक्शन बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर आप देखोगे जब तक नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है, ये फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। और चौथा जो है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस पे तो डिपेंड करता है। व्हाट इज म्यू एस? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। सो आप बोलोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ टू सरफेसेस, नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो इन लॉज को हम बोलते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो बेटा, सैंड इज थ्रोन ऑन रोड्स कवर्ड विद स्नो। क्यों?
स्नो जो है, जब बर्फ गिरता है उस टाइम क्यों हम सैंड लगाते? तो बेसिक क्वेश्चन है, तो लेमैन को भी आएगा। स्नो की वजह से सरफेस जो है वो स्मूथ होती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बहुत ही कम होता है, और जिसकी वजह से स्लिप होती है। जब आपने सैंड लगाया, क्या लगाया प्यारे बच्चों? सैंड। सैंड लगाने की वजह से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ। जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ तो स्लिप होने के लेस चांसेस है। ये तो कोई भी बोलेगा, इसमें कोई। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज हमें यहां पे एक्सप्लेन करना है। क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। चलो प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने एक बॉडी ली, चलो बॉडी है, यहां पे बॉडी को मैंने अप्लाई किया इस तरह से फोर्स, और फोर्स को आहिस्ता 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 बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि ब्लॉक इज अबाउट टू स्टार्ट। दैट ब्लॉक इज, तला क्या बेटा? इट इज अबाउट टू स्टार्ट। अबाउट, ब्लॉक इज अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, यानी कि ब्लॉक के पास कौन सा फ्रिक्शन होगा बच्चा लोग? इसके पास जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। यहां से क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। यहां से क्या है? वेट mg। अरे ये नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट यहां से आएगा। ये रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट ने जितना एंगल बनाया किसके साथ? नॉर्मल रिएक्शन के साथ, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलो थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या? इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट किस किस का? रिजल्टेंट होगा आर और एफ एल का। एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो जिसको शिफ्ट करेंगे यहां प्यारे बच्चों, तो ये रहा आपका एफ एल। व्हाट इज एफ एल? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्योंकि वेक्टर को शिफ्ट करेंगे पैरेलल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलो प्यारे बच्चों एक्सप्रेशन। अरे ये ट्रायंगल आप देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, जरा ये tan ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा? ये tan ऑफ थीटा आपको आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना? एफ एल, बेस कितना? आर। जरा tan थीटा किसके बराबर? लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू आर, और नीचे आर, आर आर के साथ गया, सो tan ऑफ थीटा आपको म्यू एस। यहां आप बोल सकते हो द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसी तरह से यहां पे है एंगल ऑफ रिपोज। क्या है प्यारे बच्चों? एंगल ऑफ रिपोज। अब देखो यहां पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है इस पे रखा था ब्लॉक। अब सरफेस को आहिस्ता आहिस्ता मैंने एंगल बढ़ाया। जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे, जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे, एक स्टेज आएगा, एंगल का एक स्टेज आएगा जब ब्लॉक होगा वो तैयार होगा गिरने के लिए। ब्लॉक होगा, ब्लॉक होगा अबाउट टू स्टार्ट। ब्लॉक होगा क्या? अबाउट टू स्टार्ट। उस टाइम जो एंगल है प्लेन का एंगल, प्लेन का एंगल जो है उसी को हम बोलेंगे, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। सो एंगल ऑफ रिपोज है क्या बच्चा लोग? एंगल ऑफ रिपोज है एंगल मेड बाय प्लेन with respect to horizontal, such that block placed on it is about to start। ठीक है प्यारे बच्चों? अब ये एंगल ऑफ रिपोज हम कैसे निकालेंगे? चलो बच्चों, यहां से mg,
यहां से नॉर्मल रिएक्शन आर, ये एंगल भी फाई के बराबर आएगा। यहां आएगा एम जी कॉस ऑफ फाई, यहां से आएगा एम जी साइन ऑफ फाई। ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करता है, ऊपर से फ्रिक्शन है, और वो भी कौन सा फ्रिक्शन है? ब्लॉक इज अबाउट टू स्टार्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर आप लिखोगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन आप लिखोगे, ये है बच्चों बराबर एम जी साइन ऑफ थीटा के बराबर, है ना। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर बच्चों? म्यू एस इंटू आर, आपको आएगा एम जी साइन ऑफ फाई। आप रखो, फाई आपने रखा। अच्छा, आपको यहां पे लास्ट स्टेप में लिखूंगा म्यू एस, आर का वैल्यू कितना है? एम जी कॉस ऑफ फाई, आपको आएगा यहां एम जी साइन ऑफ फाई। एम जी गया, ये नीचे जाएगा, म्यू एस आपको आएगा tan ऑफ फाई के बराबर। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। यहां पे क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन एंड टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एस टैन थीटा, वहां पे म्यू एस टैन फाई। अरे म्यू एस आपको पहले केस में टैन ऑफ थीटा निकला। थीटा क्या है प्यारे बच्चों? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये पहले केस में निकला। और म्यू एस इस बारी आपको निकला टैन ऑफ फाई। फाई क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। क्या हम दोनों को बैलेंस कर सकते हैं? आपको आएगा टैन थीटा और टैन फाई बराबर, टैन टैन गया, थीटा इक्वल टू फाई के बराबर। ये आपका आंसर है। इसका मतलब है एंगल ऑफ रिपोज ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। चलो प्यारे बच्चों, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसमें ज्यादा आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, इसमें सिंपल सा होता है। व्हाट इज द नीड ऑफ बैंकिंग अ रोड? अब रोड को हम बैंक क्यों करते हैं? इस तरह से प्यारे बच्चों, जब सर्कुलर मोशन होती है, जब सर्कुलर मोशन होती है, यहां से इस तरह से गाड़ी आई, जब गाड़ी आई ये सर्कुलर मोशन टर्न के पास पहुंची, इसकी स्पीड ज्यादा होती है और फ्रिक्शन टायर जो है वो उतना फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो स्किड होती है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि ये सेफली इस टर्न को निकल सके, हमें रोड का जो आउटर एज है वो रेज करना पड़ता है विद रेस्पेक्ट टू इनर एज। आपने अक्सर देखा होगा टर्न्स के पास आउटर एज रेज है। तो हम क्यों लिखेंगे, क्यों हम बैंक करते हैं? क्योंकि इन ऑर्डर, आप लिखोगे सिंपल, इन ऑर्डर to provide necessary centripetal force, ठीक है, so that व्हीकल जो है वो सेफली टर्न के पास हो सकते, सेफली टर्न के पास जो है वो पास हो सके। तो आउटर एज जो है, आउटर एज इज रेज्ड, आउटर एज किसका? रोड का। आउटर एज ऑफ रोड इज रेज्ड विद रेस्पेक्ट टू इनर एज, आउटर एज ऑफ रोड इज रेज्ड विद रेस्पेक्ट टू इनर एज। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो आपको इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, वैसे जरूरत तो नहीं थी, फिर भी अगर आप डिराइव करोगे कोई इशू नहीं है। इस तरह से रोड का आउटर एज आपने रेज किया विद रेस्पेक्ट टू इनर एज, ये रहा प्यारे बच्चों थीटा। तो इस पे इसके ऊपर एक व्हीकल जा रहा था, तो ये व्हीकल जा रहा था, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? यहां आपको आएगा mg, है ना, mg। यहां से आया प्यारे बच्चों आपको नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा आपको पता है, यहां से ये एंगल थीटा होता है, इसको हमने इस तरह से n का यहां से थीटा होगा या होगा n cos थीटा, और इसको इस तरह से सर्कल को निकलना था, ठीक है, सर्कल को निकलना था। तो टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल तो यहां से है। अब देखो रेज होने की वजह से इसको एक कंपोनेंट अंदर की ओर मिला, अगर रेज नहीं होगा तो कोई कंपोनेंट अंदर की ओर नहीं मिलेगा, तो ये सिकिड हो जाएगा। यही सेंट्रीपिटल जो है फोर्स जो है वो यही कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। अगर रेज नहीं होता तो कोई कंपोनेंट यहां से नहीं होता, तो सिकिड होने की चांसेस ज्यादा है। तो n cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन यहां से है प्यारे बच्चों n sin ऑफ थीटा टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल।
सेंटर ऑफ सर्कल की ओर कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ ये जो एन कॉस ऑफ थीटा है ये mg के बराबर है। ठीक है, ये रोड का आउटर एज रेज हुआ है। और टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल कौन सा फोर्स? एन साइन थीटा। अरे वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसका मतलब है एन साइन थीटा जो है बच्चा लोग, वही सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बाय mg। एन एन के साथ गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, और नीचे mg, mm गया, सो टेन थीटा, टेन थीटा आपको आएगा v स्क्वायर बाय rg के बराबर। ठीक है, तो यहां से आप, अगर आपको निकालना है सेफ वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी आप निकालोगे अंडर रूट ऑफ टेन थीटा आर जी। इतनी वेलोसिटी अगर आप रखोगे तो स्वीक लिखा होता है, हाईवेज के पास लिखा होता है, साइड में बोर्ड होता है, इसकी सेफ स्पीड इतनी है। अगर वो सेफ स्पीड उससे ज़्यादा निकलेगी तो स्किड होने की चांसेस ज़्यादा है। तो इसी के साथ हमारा ये जो लॉज ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में इतना ही डिस्कस करना था। इसी के साथ हमारा ये कंक्लूड हो गया।